चलिए, एक तरफ लगातार जो मतदान जारी है इसी को लेकर खास चर्चा भी करेंगे और खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। शरद जी, बहुत शुक्रिया संयम। जैसा कि आपने पूरा जो अपडेट है वो दिन भर का दिया है, निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मतदान का प्रतिशत है, जो बात आपने की है, क्योंकि पहला जो चरण हुआ था उसमें भी ये एक जो विषय है वो प्रमुख तौर पर रहा कि आखिरकार जो मतदान प्रतिशत है वो उतना नहीं बढ़ पाया जितने दावे किए जा रहे थे। और आज की स्थिति में भी हालांकि अभी अंतिम जो फिगर है वो आना बाकी है, लेकिन जो अभी भी मतदान के प्रतिशत के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी में आम तौर पर एक तो सुबह में 11-12 बजे तक जो मतदाता हैं वो घरों से उत्साहपूर्वक निकलते हैं और फिर थोड़ा धूप चढ़ने की वजह से वो जो प्रतिशत है थोड़ा कम होता है, और जैसे ही शाम ढलने लगती है तो फिर लोग एक बार फिर से निकलना शुरू होते हैं और निकलने के बाद में जो उनका मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद की जाती है। तो इस बात की हम उम्मीद करेंगे कि मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये एक पहलू रहेगा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और जैसा आपने कहा कि एक ख़ास पैनल हमारे साथ इस वक्त में स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। मैं उनका तारुफ दर्शकों से करा देना चाहता हूँ। हमारे साथ शिवम शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। विवेक त्रिपाठी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। दोनों युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले भी कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जो चर्चा का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शिवम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने दावे किए कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं, 10% टोटल वोट बढ़ाना है, लेकिन ये हो तो इसके उलट रहा है। क्या वजह आप देखिए शरद जी, देखने का दृष्टिकोण है। हमारा मानना है कि जो भी वोटर टर्नआउट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्साह के साथ जा रहा है, और आप देखेंगे कि जब नतीजे सामने आएंगे तो जो 370 वोट बढ़ाने की बात चल रही थी उसको भी हम हासिल करेंगे और 10% मत भी हमारा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब एक बात आप बहुत स्पष्टता के साथ समझ लीजिए, पूरे देश में मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक और सर्वस्पर्शी लोकप्रियता है वह सब ने देखी। तो स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस का हतोत्साहित वोटर है वह आज अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको आभास है कि देश का जनमानस आज किस दृष्टिकोण के साथ चुनाव में मतदान करने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम स्वरूप कई जगह पर गर्मी भी एक फैक्टर हो सकती है, शादी विवाह का सीजन है और इसके साथ ही साथ फसलों की कटाई का भी यह सीजन है, वोटिंग कम हुई है। लेकिन जिन भी बूथों पर वोटिंग हो रही है और उसमें से अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहे हैं, और यह नतीजे जो 4 जून के आएंगे अपने आप में स्पष्ट कर देंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में एक सकारात्मक राजनीति को आगे रख करके चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस पार्टी ने किस स्तर तक समाज को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है इसकी बानगी भी हम सब ने देखी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आधार में हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता रही, डबल इंजन की सरकारों की विकासवाद राष्ट्रवाद की राजनीति रही, और उसके साथ ही साथ बूथ स्तर तक जो हमारे संगठन तंत्र की मजबूती है, पन्ना समितियां, बूथों का डिजिटलाइजेशन, बूथों पर एक त्रिदेव का फॉर्मूला जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा था, इन तमाम चीजों को हमने चरितार्थ किया है और उसके बलबूते हम कॉन्फिडेंट है कि चुनावों में हम 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए इन्होंने किस मानसिकता के साथ राजनीति की इन्होंने प्रयास किया कि अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और बहुसंख्यक वोटों को जातियों में वोट बैंक के पॉकेट में बांट करके किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाए। और सत्ता में आने के लिए यह लोग किस प्रकार के हथकंडे चल रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी जो अपने पराक्रम और परिश्रम के बल पर हमारे देश के मेहनतकश मजदूर जो अपने कठिन समय के लिए धनराशि का संचय करते हैं, हम एक उपभोक्तावादी समाज नहीं, हमारे यहाँ पर अगर कोई धनराशि को हम इकट्ठा करते हैं तो अपने कठिन समय के लिए, तो उस राशि को यह उन तुष्टिकरण करने के लिए उन वर्गों को बांटना चाहते हैं जिनकी कहीं ना कहीं आबादी जाता है, जो एक षड्यंत्र के तहत अपने परिवारों का विस्तार करते हैं। शरद जी, मैं चाहूंगा यहाँ पर रोकना थोड़ा सा, हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ अपडेट देंगे। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विवेक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? बिल्कुल संयम, तपती हुई गर्मी है और गर्मी के चलते दोपहर के यदि मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं जो गिरावट है 2024 के संग्राम में, खासतौर पे नर्मदापुरम लोकसभा सीट की कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है, क्योंकि बहुत गर्मी थी और गर्मी के चलते जो लोगों का जो आना है वह कम दिखा है। क्योंकि सुबह की यदि बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बड़ी लंबी जो कतारें थी वो देखने को मिली थी। साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जो आदर्श जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं
वहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है, बात की जाए कूलर की बात करें या प्रतीक्षालय कक्ष की बात करें या चिकित्सक टीम की बात करें या ठंडे पानी की यदि बात करें, तो तमाम जो व्यवस्था है निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों में की गई कि लोगों को जरूर विवेक, और नर्मदापुरम वही वो सीट है जो 6 लोकसभा में अभी तक सबसे ज्यादा जो मत प्रतिशत का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और लोकसभा क्षेत्रों के मुकाबले। बिल्कुल ऐसा ही, हम क्योंकि बात की जाए नर्मदापुरम की तो करीब 55% लगभग अभी तक यहाँ का जो मतदान है 3 बजे तक का, उसके आंकड़े निर्वाचन ने अभी जारी करे हैं। बाकी 6 दूसरी लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो वहाँ का भी मतदान प्रतिशत आ गया है, मगर यहाँ की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मतदान होना चाहिए, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से गति देखने को मिली थी, जो लाइनें थी बड़ी लंबी लंबी जो लाइनें थी वह सुबह देखने को मिल रही थी, मगर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दी थी तो करीब 1 बजे तक तो जो लोगों का जो जोश है वो देखने को मिला था, मगर 2 बजे के बाद जो लोगों का जो जोश है वो कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जब से ही बैठे हुए हैं लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं नर्मदापुरम के मतदान केंद्रों से, तो कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर जो दिखा है वो गर्मी का भी फैक्टर दिखा है, क्योंकि गर्मी के दिनों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सुबह से लंबी लाइन थी, 2 बजे के बाद जो मतदान करने वाले जो लोग हैं बहुत कम हो गए थे, उसके बाद अब जो लोग हैं उनका आने का जो दौर है वह शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन हैं वो भी मतदान करने आए थे, उनसे भी चर्चा करते हैं। आपने अभी मतदान किया है? अच्छा, सुबह से लंबी लाइनें लगी थी, आप गर्मी के चलते नहीं आए थे क्या आज दोपहर में? कल देर में अंतिम से। अच्छा जी, हाँ। गर्मी के चलते नहीं आए थे आप? नहीं, मतदान करा आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, हाँ ठीक है। ये लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, उनका भी कहना है कि मतदान करने आए थे, मतदान किया है, मगर गर्मी की यदि बात करें तो गर्मी के चलते भी कहीं ना कहीं जो मतदान है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर बात की जाए निर्वाचन की, तमाम व्यवस्था यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्रों में की गई है, मगर उसके बावजूद भी जो मतदान प्रतिशत है वो अभी ऐसा लग नहीं रहा। तो लगातार अब मत प्रतिशत बढ़ने की जो संभावना है, क्योंकि शाम होने को और इंतजार भी रहेगा, और इस वक्त सीधे दमोह भी ले चलेंगे जहां इको फ्रेंडली पोलिंग बूथ से हमारे सहयोगी मनोज राठौर मौजूद हैं। मनोज, एक तरफ क्या कुछ इस वक्त वहां नजारा देखने को मिल रहा है, मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि शाम होने को है अब, और ऐसे में इंतजार है कि मत प्रतिशत जरूर बढ़ेगा इस क्षेत्र में भी। आज बिल्कुल, चाहे चुनाव में लगे अधिकारी हो या फिर मतदान को संपन्न कराने में लगे कर्मचारी हो, सभी की ये कोशिश है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 6 सीटों पे बढ़े। दमोह की बात करें, इस समय दमोह के उस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ जो कि हृदयपुर है। इको फ्रेंडली ये पोलिंग बूथ है। इसकी खास बात यह है कि इसको हरियाली से सजाया गया, यानी मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि पेड़ों को ना काटे जाए और सबसे ज़्यादा हरियाली जो है वो अपने आसपास उसको की जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इको फ्रेंडली जो पोलिंग बूथ है, जो आदर्श पोलिंग बूथ के तहत आता है, वहाँ पे आपको पूरे जगह जगह हरियाली दिखाई दे रही होगी। उसे जो खजूर है, खजूर के जो पेड़ हैं उससे यहाँ पे उसको इको फ्रेंडली बनाया गया। सेल्फी पॉइंट आप ये देखेंगे, ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे परंपरागत तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि खजूर से लेके तमाम जो हरियाली का संदेश देने वाले जितने भी साधन हैं उनसे यहाँ पर इन पोलिंग बूथ के आसपास के एरिए को सजाया गया है। यदि आप नीचे की नेट भी देखेंगे तो ये भी ग्रीन है। इसके अलावा यहाँ पे किसी प्रकार के टेंट नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पे हरियाली से, यानी यहाँ पे जो पत्ते हैं उससे यहाँ पे पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ पे उससे छाए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जगह जगह जो है परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे पोलिंग बूथ को ग्रीन किया है, यानी इको फ्रेंडली यहाँ पे इस पोलिंग बूथ को बनाया गया है। अंदर से लेके बाहर तक का नज़ारा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसे खास सज्जा से सजाया गया, यानी संसाधनों से यहाँ पे सजाया गया। तो एक तरीके से हरियाली को लेके मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और लगातार यदि मतदान
प्रतिशत की बात करें तो दमोह में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम जो नेता हैं वो इस समय अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं। बिल्कुल मनोज, मैं उसी पर लौटूंगा, आपसे चर्चा भी करूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर जो दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है और दमोह लोकसभा सीट पर ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने ताकत झोंक दी है। 3 बजे तक 45.69% मतदान हुआ। अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता जमीनी स्तर पर सक्रिय दिख रहे हैं। आज के दिन भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी, मंत्री लखन पटेल, धर्मेंद्र लोधी और गोपाल भार्गव समेत संसदीय क्षेत्र के स्थानीय नेता अपने अपने क्षेत्र में निकले हैं। 2019 में यहां 64% मतदान हुआ था। मत प्रतिशत और बढ़े, अब इसके लिए बीजेपी नेता जमीन पर उतरे हैं। लगातार लोगों को जागरूक कर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मनोज, इसी खबर को लेकर चर्चा करूंगा। आखिर क्या कुछ जमीन पर देखने को मिल रहा है? बीजेपी नेता जमीन स्तर पर सक्रिय हुए, जो खबर निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, क्योंकि समय कम बचा है, करीब 2 घंटे से भी समय का जो है वो कम है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर लगातार हाई कमान से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्योंकि पिछले की फेज़ की बात करें, पहले फेज़ की बात करें तो उस दौरान भी वोटिंग प्रतिशत के कम होने से जरूर नेताओं की टेंशन बढ़ी थी। लेकिन अब क्योंकि दमोह सीट की बात करें जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इको फ्रेंडली जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहाँ पर भी अब जो लोगों की संख्या है वो, क्योंकि थोड़ा शाम का वक्त हो चला है, ऐसे में जो मतदाता हैं वो अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। क्योंकि 2019 में करीब 64% दमोह लोकसभा सीट पर मतदान हुए थे। ऐसे में अब इस परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2014 के बाद करीब 55% मतदान हुआ था, जो कि 2019 के चुनाव में यहाँ पे 64% तक बढ़ा था। तो ऐसे में 45% मतदान 3 बजे तक हुआ है। तो उम्मीद यही है, यही कोशिश भी है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की, नेताओं की, कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके। बिल्कुल, 14 से 19 में जो बढ़ोतरी हुई, अब 19 से 24 में और बढ़ोतरी हो, यही कोशिश है। बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मत प्रतिशत को लेकर भी खास पैनल के साथ खास चर्चा जारी है। जी शरद जी। बिल्कुल संयम, हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से अपडेट्स हैं वो लगातार दे रहे हैं, लेकिन उन सब में भी जो एक बात, जिस बिंदु को लेकर हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी कि वोट प्रतिशत कम होना एक चिंता का सबब बना हुआ है, खास तौर से सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। लेकिन मैं विवेक जी के पास जाना चाह रहा हूँ। विवेक त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह वाकई में ये जो वजह बताई जा रही है कि क्योंकि शादियों का मौसम है, क्योंकि फसल कटाई का मौसम है, इस वजह से है, या आप इसका कोई और एंगल भी देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिन्होंने भी मतदान नहीं किया है, कृपया वो जाके मतदान करें। आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो वो 6 सीटों पे लंबे समय से भाजपा के सांसद प्रत्याशी जीतते आए। निरंतर क्षेत्र की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, परंतु क्षेत्र की जनता के साथ में उनने विश्वासघात करते हुए जीतने के बाद कभी भी क्षेत्र के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया। इसको लेकर जनता के बीच में नाराजगी है। निश्चित ही एक लंबे समय से खजुराहो में आज जैसे वोटिंग है, खजुराहो में पानी की समस्या है, युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, ये समस्या निरंतर जारी है। रीवा और सीधी की बात करें, वहाँ पे लंबे समय से युवा वर्ग के जो युवा हैं वो लंबे समय से सेना में भर्ती की तैयारी करते थे। लाखों की संख्या में उन युवाओं की संख्या हुआ करती थी। आज जब से अग्निवीर योजना आई है तो युवाओं के मन में कहीं ना कहीं कुंठा है कि एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा कार्यकाल एक सैनिक का कैसे हो सकता है। तो उसको लेकर युवाओं का इस चुनाव से मोह भंग हुआ है। हम बात करें नर्मदापुरम की, तो वहाँ कृषि प्रधान लोकसभा है। वहाँ के किसानों ने देखा कि भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में किसान संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब कृषि कानून बिल उन पे थोपे जा रहे थे और सरकार से वो संघर्ष कर रहे थे, तब ये वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी कहाँ थे? तो उन सारे सवालों के साथ में जिस तरीके से जनता आज मूल समस्याओं से ग्रसित है, जिन समस्याओं से जूझ रही है, भाजपा उन समस्याओं से गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की सबसे बड़ी वजह है। आप दुर्भाग्य देखिए कि 6 प्रत्याशी अपने लंबे समय से जो सांसद रहे हैं वहां पे, वो अपनी उपलब्धियों की जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल की उपलब्धियों की जगह प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भाजपा को एक भ्रम है कि हम लोगों को गुमराह करके कि माननीय न्यायालय का निर्णय आया और उसके बाद में मैं समझता हूँ राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सभी ने यथासंभव अपना योगदान दिया है, तब जाके प्रभु श्री राम के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा
भाजपा चाहती है कि उस निर्माण का क्रेडिट उनको मिले और उसके नाम पे वो वोट ले ले, परंतु भारत की जनता बहुत समझदार है। भारत की जनता जानती है कि जो वादे भाजपा ने चुनाव से पूर्व किए, जब वो विपक्ष में थे तो उनको महंगाई भी दिखती थी, बेरोजगारी भी दिखती थी, भ्रष्टाचार भी दिखता था। आज इन सारे मूल मुद्दों पे भाजपा मौन है। महाराष्ट्र में अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो हजारों करोड़ रुपए के आरोपी थे, ईओडब्ल्यू ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। आज जब वो भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो जनता समझ रही है कि भाजपा जिस तरीके से देश भर में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भाजपा के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हमें 400 पार पहुंचाओ तो हम बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें परिवर्तन करेंगे। तो जनता इन सारे मुद्दों पे चुनाव में अपना वोट करेगी और मूलभूत जो समस्याएं भाजपा के प्रत्याशियों से पूछा जा रहा है कि पिछले चुनाव की आपकी उपलब्धियां बताएं, पिछले चुनाव में जो आपने वादे किए थे उनमें से कितने वादे आप पूरे कर पाए हैं। तो इसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है और जनता चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, सिर्फ आप जीत जाए उसके बाद में क्षेत्र से गायब हो जाए। ऐसे किसी भी प्रत्याशी को मैं समझता हूँ जनता नहीं जिताई। विवेक जी, आगे आपकी बात आ गई है, ठीक है, आपके अपने अपने दावे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के, लेकिन मैं एक निष्पक्ष राय भी जानना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सरमन नगेली जी के पास जाऊंगा। सर, आपका बहुत स्वागत है इस डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन राजनीतिक दावों को अगर अलग रख दिया जाए, बीजेपी का कहना है कि उसके फेवर में जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, आप ये जो वोट प्रतिशत का गणित देख पा रहे हैं, मैं इसमें प्रथम चरण का भी जो फिगर है वो कोट करना चाह रहा हूँ और वो भी बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम चरण में जो 6 सीटें थीं उनमें भी जल्दी से बता देता हूँ, सीधी में करीब 13% कम वोटिंग हुई थी, शेड्यूल में करीब 10% कम वोटिंग हुई थी, जबलपुर में करीब 8.5%, मंडला में करीब 5%, बालाघाट में करीब 4% और छिंदवाड़ा में करीब 2.5% जो वोटिंग है वो कम हुई थी। और आज के भी जो आंकड़े हैं वो ऐसा लग रहा है कि पिछले बार का जो फिगर है दूसरे चरण में वो शायद नहीं छू पाएगा। आप सर इस पूरे गणित को, जो वोट प्रतिशत है घटने, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए शरद जी, अब ये अपन उस दौर में पहुंच चुके हैं कि वोट परसेंट घटेगा तो किसके पक्ष में जाएगा, बढ़ेगा तो किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि अभी हाल ही के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट हुआ। तो ये माना जा रहा था कि इसमें एक अमुक दल की सरकार बनेगी, लेकिन उस दल की सरकार नहीं बनी। और जो सरकार के लोग थे उन्होंने कहा था कि प्रो इनकम्बेंसी है, एक नया शब्द माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, तमाम लोगों ने गढ़ा और वो सही भी निकला। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते ये कह सकता हूँ कि जो वोटर टर्नआउट प्रॉपर या ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक दलों की उदासीनता, अपने कार्यकर्ताओं को वो चार्ज नहीं कर पाए, मतदाता को घर से निकाल नहीं पाए, मतदाता तक पहुंच नहीं पाए, मतदाता तक अपना घोषणा पत्र भेज नहीं पाए, अपनी विचारधारा बता नहीं पाए। कैंडिडेट जो है ना, हालांकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन बीजेपी ने बहुत पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, तो आपको एक एक मतदाता तक पहुंचना चाहिए था। आपकी जो आपका तो एक एक पन्ना प्रमुख है ना बीजेपी और कांग्रेस का, वो पन्ना प्रमुख कहाँ गए? क्या वो मतदाता को निकाल नहीं पाए? क्या मतदाता जो है ना पलायन करने चला गया था रोजगार के लिए? क्या मतदाता अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में चला गया था? जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो काम करने वाले अधिकारी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि वोटर टर्नआउट प्रॉपर हो, अच्छा हो, गिरे ना। वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल को तो चुनाव क्षेत्र जीतना है ना, सीट निकालना है। उनका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, डिजिटल संगठन है, मिस कॉल पर सदस्य बन जाते हैं। बीच कांग्रेस में भी उनके वॉर रूम चल रहा है, कांग्रेस की बहुत अच्छा काम चल रहा, लेकिन वोटर टर्नआउट ही बता रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने उतनी अपनी सक्रियता के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ, मतदाता के साथ वो अच्छा काम नहीं किया जो करना चाहिए था। देखिए, जब तक मतदाता नहीं निकलेगा तो फिर देखिए निर्णय तो जो होना है वो तो होगा, लेकिन कम से कम मतदाता को तो निकाल कर लाइए, क्योंकि 5 साल में एक बार उसके पास ये अवसर आता है। आप उसको मनाने गए नहीं, आपने उनकी बातें मानी नहीं, आपने उनकी भी, मैं कह सकता हूँ एक दावे के साथ कि बहुत सारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की अपनी अपनी मांगे होंगी जो पूरी नहीं हो पाती। कई मर्तबा ये देखने में आता है कि उस लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बहिष्कार करते चुनाव का, और फिर राजनीतिक दल और जो चुनाव में लगे हुए अधिकारी तुरंत उनकी बात को मानते हुए और उसका प्रपोजल बनवाते और प्रॉपर तरीके से चीज चल जाती, तो वो बहिष्कार नहीं होता। तो आपने राजनीतिक दलों के लोगों ने उतनी मेहनत क्यों नहीं की? मेरा एक निजी मानना है।
आपको लगता है शायद कुछ कमी रह गई इनकी तैयारी में, ऐसा आपका मानना है? लेकिन बीजेपी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि 370 हर बूथ पे प्लस वोट करने हैं और टोटल 10% की बात की थी। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ सप्लीमेंट्री बस कि जब विधानसभा में जो टारगेट फिक्स किया तो विधानसभा में तो वोट परसेंटेज उन्होंने बढ़ा लिया है, लेकिन वही काम जो काम अभी कुछ महीने पहले ही, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब और अब जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पार्टी का तो सिस्टम वही है, सेम काम करने वाले भी वही लोग हैं, फिर ये कैसे बदलाव हो गया, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब मैं वजह जानना चाह रहा था आपसे बस। देखिए शरद जी, 2-3 चीज़ें हैं कि विधानसभा बहुत छोटा सा चुनाव होता है, लोकसभा का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जितना छोटा चुनाव होता है उतना परसेंटेज बढ़ जाता है, लगभग 100% कहीं कहीं मतदान हो जाता है, 95% के लगभग। लेकिन लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, एक। दूसरा, विधानसभा चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चेहरे थे, इस चुनाव में मध्य प्रदेश का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। वो तो सेंटर का चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने नहीं बने अलग विषय है, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अब BD शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो उनके जो लीडर हैं, जो जनता से कनेक्ट करते हैं, जो जनता के बीच में जाते, मतदान अच्छा होता है, वो लोग तो चुनाव प्रचार क्षेत्र में और चुनाव लड़ने में लगे हुए ना, तो उनके पास वो संगठन, ये स्थिति कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कमलनाथ जी का कोई अता पता नहीं है, इसी तरह से कांतिलाल भूरिया जी, सुरेश पचौरी दल छोड़ गए हैं, अजय सिंह जी चुरहट में लगे हुए। तो बड़े नेताओं की अवस्था आपको लगता है कि नहीं, वो लोग तो करते ही। देखिए, दूसरा मेरा एक और मानना है सर, मैं आऊंगा आपके पास, क्या है कि हमारे राजनीतिक मेहमान है, निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी जरूरी है, क्योंकि एक ही विषय पे अगर चर्चा केंद्रित हो जाएगी तो शायद और जो समावेशी विषय हम शामिल करना चाहते हैं इस चर्चा में वो छूट जाएंगे। मैं शिवम जी के पास जाना चाह रहा हूँ। शिवम जी, क्या इसके पीछे की एक वजह आपको ये नहीं लगती कि दरअसल आप जो है एजेंडा एक चुनाव का सेट करने में कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई? क्योंकि जब हम देख रहे थे कि जब लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू होने वाला था, मतलब चुनाव अनाउंस नहीं हुए थे, तो फिर मंदिर का एक विषय बहुत बड़ा चल रहा था कि मंदिर को लेकर था। हालांकि आप लोग लगातार कहते रहे कि आप लोग राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करते, मान लेते हैं, लेकिन वो विषय था। फिर मोदी की जो गारंटी है वो एक विषय जब चुनाव अनाउंस हो गए तब आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से जिस तरीके के बयान या भाषणों में खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और एक विरासत जो टैक्स है वो एक नया विषय आ गया है, पॉलिटिक्स में जो प्रचार चल रहा है उसमें मंगलसूत्र की भी एंट्री हो गई है। तो कोई ऐसा नहीं लगता कि मतदाता तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार एजेंडा है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, किसी भी चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ने के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके पक्ष में नाराजगी हो, जिसके कारण जनता के भीतर एक बदलाव करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, जिसके कारण देखते हैं कि बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट बढ़ता है, या फिर कोई ऐसा चेहरा विपक्ष के पास क्रेडिबल हो जिसको बनाने के लिए जनता मतदान केंद्रों तक जाए। आज वर्तमान चुनाव में आपको दोनों ही स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। हमारी सरकार लोकप्रिय भी है और हमारे जो प्रधानमंत्री है जनता उनको ही कंटिन्यू करते हुए देखना चाहती है। तो उस स्थिति में जनता के मन में यह भावना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी एक प्रचंड जनादेश वाली सरकार लेकर के फिर से तीसरी बार आ रहे हैं और जनसेवा का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने नैरेटिव की नैरेटिव हमने तो सेट करने का प्रयास किया नहीं। कांग्रेस जब अपना वचन पत्र लेकर के आती है, न्याय पत्र लेकर के आती है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं। राम मंदिर हमारे लिए कोई कभी राजनीतिक विषय नहीं रहा। हम तो अपेक्षा भी नहीं करते हैं वोटर से कि राम मंदिर के विषय पर हमें मत दे, लेकिन अब वोटर के अंतर्भावना में वह भावना निहित है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो राम की विरोधी है उसको कैसे वोट दे दे। तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास एक ही अल्टरनेटिव बचता है कि वह राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के साथ जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, विरासत टैक्स का कोई भारतीय जनता पार्टी विषय लेकर के आई है? हमारे किसी नेता ने इस विषय को उठाया है? इस विषय को तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के वैचारिक पितामह जो सैम पित्रोदा हैं उन्होंने उठाया कि अमेरिका की बात यहां पर टैक्स लगाना चाहिए। और आप देखिए, राहुल गांधी और उनके बयानों के बीच अगर आप बाइनरी ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी जो जाति जनगणना का बार बार बात करते हैं, जो हिंदू हितों को बांटने की बात करते हैं, जो ये इस बात को बार बार कर रहे हैं कि संपत्ति को कंट्रोल में लेकर के बांटा जाएगा, तो यह तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। हमने देखा कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पर जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें मुसलमानों को घुसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको आरक्षण दे दिया गया है। इसी प्रकार से जब मनमोहन सिंह जी ने यह बयान दिया था कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उस दौरान भी उनकी केंद्र की सरकार एक कानून लेकर के आ रही थी जिसमें जो लोग कन्वर्ट हो गए दलित मुस्लिम में उनको भी आरक्षण देने का प्रावधान था। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में 15% अलग से आरक्षण देने की बात थी। और जो मुसलमानों की कई अग्रणी जातियां हैं जिनको हम सवर्ण मुसलमानों का कह सकते हैं, उनको भी ओबीसी का रिजर्वेशन देने का षड्यंत्र इन्होंने रचा था।
तो स्वाभाविक तौर पर आज इनकी जो मानसिकता है कि किस प्रकार से यह देश के परिश्रमी जनता के, मेहनतकश जनता के हक और उनके अधिकारों को छीनते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्टिकरण करने के लिए दे देना चाहते हैं, तो जनता के मन में तो एजेंडा स्पष्ट है। शिवम जी, मैं यही कह रहा था कि इतने सारे विषय, तो ये आपको लगता है कि इतने सारे विषयों से आपको जो फायदा, क्योंकि आप भाई राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो इन सारी बातों को आपको लगता है कि फ़ायदा होगा, या कोई एक एजेंडे पे अगर आप सेट रहते या फिक्स रहते तो शायद वो ज़्यादा फ़ायदा करता। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मैं विवेक जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये जो विषय बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके नेता मौका देते हैं उन्हें ये मुद्दे बनाने के लिए, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक चुनी हुई सरकार, वो चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जिसको प्रचंड बहुमत जनता ने दिया। क्यों दिया? आपने वादे किए, आपने दावे किए कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं रोज़गार दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा। अब जब आपके पूरा कार्यकाल हो गया, 10 वर्षों का आपका कार्यकाल है, तो जनता चाहती है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, अपनी उपलब्धियाँ बताएं कि आज आपने कितनी महंगाई को कंट्रोल कर दिया। आप विपक्ष में थे तो 400 रुपये का गैस सिलेंडर सर पे लेके घूमते थे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज 1000 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो महंगा नहीं है क्या? तो जनता जब मूल मुद्दों पे बात करती है तो पूरी भाजपा घबरा जाती है, और भाजपा इस चुनाव को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, एक भ्रम बनाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां उसका पतन का सबसे बड़ा कारण जिस तरीके से उन्होंने धर्म के आधारित उस देश के नेतृत्वकर्ताओं ने धर्म आधारित राजनीति शुरू की, कर्जा लेना शुरू किया और अपने पूरे संसाधन और पूरी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को मिटाने में किया। तो आज पाकिस्तान का विनाश हो चुका है। तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं भाजपा उसी दिशा में लेकर जाना चाहती है, आपस में लड़वा के वोट के लिए। किसी भी तरीके से भाजपा का लक्ष्य चुनाव जीतना है, ना कि देश के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है। विपक्ष में रहते हैं, बहुत अच्छे घोषणा पत्र लाते हैं, परंतु जब सरकार बना लेते हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, मोदी जी को पूरी देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज आप दुर्भाग्य देखिए, कर्नाटका के चुनाव में ये गए, कर्नाटका के चुनाव में जनता से अपील कर रहे हैं कि बजरंग बली के नाम पे ईवीएम की मशीन का बटन दबाना और कांग्रेस को हराना। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की स्तरहीन बयानबाजी शोभा देती है क्या? आज आप देखिए वर्तमान चुनाव में किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने पे तुले हुए। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों का सपोर्ट किया। भैया, आप भी 6 भाई बहन हैं, आपका सपोर्ट किया क्या? तो देश का संविधान हर एक नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा का यहाँ पे वो देता है। तो कम से कम मैं समझता हूँ, अगर देश का संविधान हम सबको वो अधिकार देता है, तो आप इस तरीके की पक्षपातपूर्ण और बांटने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? देश का विकास सबको लेकर साथ में कर पाएंगे। आप किसी जाति, किसी धर्म के लोगों को बार बार एहसास कराएंगे कि देश आपका नहीं है, तो कहीं ना कहीं देश के संविधान के लिए खतरा है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा चाहती है कि हमें 400 पार पहुंचा दो और हम इस संविधान को बदल के रख देंगे। तो ये देश के लिए मैं समझता हूं खतरा है, और मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। आपने 10 सालों में देश की जनता के लिए क्या किया? उसके लिए कांकेर में नक्सली हमला होता है, वहां के सैनिक को इलाज के लिए रायपुर जाना पड़ता है। कांकेर में अस्पताल नहीं है क्या? अगर अस्पताल नहीं है तो आपकी सरकार की गलती है। इन गलतियों को कैसे पूरा करेंगे, इन गलतियों को कैसे दूर करेंगे, आज उस पर बात करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कई मतदान केंद्र हैं जिस पे मतदाताओं ने बहिष्कार किया। अभी समय है हमारे पास समय में आऊंगा। शरद जी, मुझे माफ कीजिएगा, रोकना होगा। एक इस वक्त जो बड़ा अपडेट भी है, मताधिकार का प्रयोग लोग कर रहे हैं और कैसे मत प्रतिशत बढ़े उसके लिए चर्चा भी लगातार जारी। तो एक उदाहरण भी हम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच भी लोग लंबी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरत तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। शादी के बंधन में बंधने से ठीक पहले या फिर अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लेने के तुरंत बाद दुल्हा दुल्हन वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और बाकी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्क्रीन पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की हैं। इन दोनों राज्यों के अंदर जो तस्वीरें सामने आई है, जहां तरफ कहा जा रहा है कि शादी ब्याह का जो सीजन चल रहा है उस कारण लोग व्यस्त हैं, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग शहर से बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ उन लोगों की तस्वीर है कि जो दुल्हा दुल्हन है, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या बंध चुके हैं, वो खुद वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जी शरद जी। बिल्कुल सैम, बहुत अच्छी जो तस्वीरें हैं वो दिखाई आपके ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुंची हैं।
लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी भी जो समय है वो मतदान का बचा हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, BSTV उन सब से ये अपील करता है कि घरों से बाहर निकलें, अभी भी वक्त है। अब तो शाम हो गई है, सूरज का जो ताप है वो भी कम हो गया है, तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी समय है। और 6 बजे तक भी अगर आप मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे और कतार में लग जाएंगे तो समय खत्म होने के बाद भी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो अपील है मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दोहराता हूँ। फिर चर्चा को हम शुरू करेंगे जिस बिंदु पर हमने छोड़ा था कि जो नैरेटिव सेट करने की एक तरीके से कोशिश हुई, आखिरकार क्या उसमें उलझ गया मतदाता। मैं शर्मन नगेली जी के पास जाना चाहूँगा, उनसे मैं जवाब लूँगा। शर्मन जी, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं एक दो जो बयान है वो कोट करना चाह रहा हूँ। जहाँ से शुरुआत हुई, एक बात अगर कहें तो एक प्रधानमंत्री का जो बयान है ख़ास तौर से विरासत टैक्स को लेकर। हालांकि अब मतदान जो है आज का तो लगभग अब करीबन 4:30 वक्त हो गया, तो 1.5 घंटे का समय और बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है क्योंकि विषय, इसलिए मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। कांग्रेस विरासत टैक्स लाना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, इस तरीके के जो बयान है वो सत्ता पक्ष की ओर से आए। हालांकि विपक्ष ने भी इसका काउंटर किया और राहुल गांधी के भी कुछ बयान सामने आए कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, इस तरीके की जो बातें हैं वो चुनाव में राजनीतिक तौर पर की गई। क्या आपको लगता है कि बीच चुनाव में ये जो नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है? क्या अभी सिर्फ 2 ही चरण पूरे हुए हैं लोकसभा चुनाव के? देखिए शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नैरेटिव तो बदल चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती, उनसे उनको बचना चाहिए। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने भी देश के प्रधानमंत्री के लिए जो टिप्पणियां की हैं अमरावती से, वो बहुत ही असंसदीय हैं और उनको भी इन सब बातों करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो असंसदीय भाषा या असंसदीय श्रेणी में आता हो। अब जहाँ तक बात ये जो नैरेटिव की है, तो देखिए ये चुनाव जो है ना, सेकंड फेज का, पहले फेज के बाद ही चुनाव पूरा का पूरा बदलता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ दोनों दलों को एक घबराहट है, डर है कि कहीं हमारे हाथ से सत्ता ना चली जाए। बीजेपी सोच रही कि हमारे हाथ से सत्ता ना चली जाए, कांग्रेस सोच रही कि हम सत्ता में कैसे आए तो हमारे से कोई कमजोरी ना हो जाए। इन सब चीज़ों में जो वास्तविक मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं। आपने 10 साल राज्य में देश में काम किया, सरकार है, आप 10 साल की अपनी उपलब्धियां और जो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है, जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी का ब्रांड है, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आपने नैरेटिव सेट किया था, जो 370 से आपने जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जो आपने 400 सीट लाने का घोषणा की थी और जो आपने ऐलान किया था कि 400 सीट आएंगी, आप उस पर कायम रहिए। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं मंगलसूत्र की और विरासत टैक्स की और बाकी चीज़ें, ये मॉडल को जहाँ तक मैं कह सकता हूँ जो धर्म की बात हो रही है वो असंसदीय भाषा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों दलों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया और कहा है कि आप इसमें स्पष्टीकरण दें। तो इनसे बचना चाहिए। देखिए, जब आप चुनाव जीतते हैं, जब आप प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान में इस बात का उल्लेख स्पष्ट है कि आपको कल्याणकारी सरकार के रूप में काम करना है, आपको देश की सुरक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, महंगाई ना हो। आप उनकी बजाय ये मंगलसूत्र की शपथ लेंगे क्या? आप विरासत टैक्स की शपथ लेंगे? मिस्टर सेम पित्रोदा ने जो बात कही है विरासत वाली, मैं उनके कथन से असहमत हूं, क्योंकि सेम पित्रोदा को तो अव्वल भारतीय चुनाव में किसी तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ओवरसीज सेल है उसके चेयरमैन है, उन्होंने उस नाते पूरे देश में ईवीएम से चुनाव का विरोध किया था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूरी कैंपेन चलाया था, कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया था। फिर ये जो बयान आया उनका अमेरिका से जोड़ते हुए, फिर भी कांग्रेस ने उनसे अलग, अपने आप को अलग कर लिया। तो सेम पित्रोदा जी सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए वो अमेरिका में रह रहे हैं। उनकी पीढ़ी निकल चुकी है, 80-82 साल के हो गए, सारा उनने अपना ऐश कर लिया है। राजीव गांधी के समय उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब सिर्फ मीडिया में बने रहे, भारतीय मतदाताओं के बीच में इस तरह की बातें करने से उनको बचना चाहिए। और भारत के नेताओं को भी इस तरह की टिप्पणियों से क्या लेना देना। आप तो अपना विचारधारा की बात कीजिए, आप अपने संविधान की बात कीजिए, आप अपना घोषणा पत्र की बात कीजिए। ठीक है, आप कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि जो चुनाव है वो जनता के जो मुद्दे हैं
जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं उन पर केंद्रित रहे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। शिवम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे विवेक जी की बात की रिप्लाई में। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं एक सवाल आपसे करूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, विवेक जी अभी कह रहे थे कि स्वयं उनके 5-6 भाई बहन हैं, तो देखिए सबसे समझने वाली बात है, आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो स्वाभाविक तौर पर जब हम जनता के बीच जाएंगे तो इन्हीं कानूनों की तो बात करेंगे, इन्हीं के विषय को जनता के बीच में रखेंगे और उसके आधार पर मत प्राप्त करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हम सरिया लॉ को संरक्षण देने का काम करेंगे। इनके संकल्प पत्र में, इनके न्याय पत्र में यह बातें हैं कि जो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ बोर्ड है उनको संरक्षण देने का काम करेंगे, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग से छात्रवृत्ति ले आएंगे, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण लेकर के आएंगे। तो एक षड्यंत्र नहीं तो क्या है बहुसंख्यक आबादी के साथ यह बताने का कष्ट कांग्रेस के प्रवक्ता करें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इन्होंने कांकेर की बात की। कांकेर में तो भी 5 साल तक आप ही की सरकार थी, अभी महीना 2 महीना हुआ है आपकी सरकार वहां से हटी है, तो आपने क्यों कितने अस्पतालों का निर्माण कर दिया? आप तो वहां पर महादेव ऐप का घोटाला करने में व्यस्त रहे, आज आप यहां पर आकर के इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बात बोलने से पहले तथ्यपरक तरीके से उसके जो बिंदु हैं उन पे जाना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज देश में नैरेटिव एकदम सेट हो चुका है। देश की जनता विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति पर केंद्रित है। देश की जनता ने तुष्टीकरण को छोड़ दिया है। देश की जनता ने जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, जो एक प्रकार से आक्रमणकारियों की मानसिकता थी, उसको इतिहास में छोड़ दिया है। आज हमारे देश की वह पहचान नहीं है। देश आज किस पहचान के लिए संघर्षरत है? आज हम दुनिया में सॉफ्ट पावर जाइंट है। आज हमारी जो एक सुपर पावर के रूप में शक्ति वैश्विक स्तर पर उभरी है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए देश की जनता अपना मत और अभिमत देने जा रही है। देश की जनता चाहती है कि अगर प्रधानमंत्री जी उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि 2047 में हमारा देश मां भारती का वैभव दुनिया के उत्कर्ष पर हो, तो उसके लिए अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज भी देश को उन्हीं बेड़ियों में आ गई। आपकी बात आ गई है, वो केवल रिप्लाई था, वो बहुत लंबा जवाब हो गया। फिर मेरा मूल जो सवाल है वो शायद रह जाएगा। विवेक जी, आप संक्षिप्त में जल्दी से आप इसका काउंटर जल्दी कर लीजिए। देखिए, अल्पसंख्यक के लिए बार बार शिवम जी और पूरी भाजपा अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमानों पे केंद्रित करना चाहे। मध्य प्रदेश में ओबीसी के नाम पे मुसलमान छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिवम भाई आपको शायद नहीं बताएंगे। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। तो उन सबके अधिकारों का संरक्षण करना जो भी चुनी हुई सरकार है उसका कर्तव्य है। अब वो भाजपा अगर नहीं कर पा रही तो कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस के न्याय पत्र को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से आपके वरिष्ठ नेता पूरे न्याय पत्र में कुछ भी मतलब जो तथ्य है उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उसको जनता कामयाब नहीं होने देगी। जनता जागरूक है। आप भ्रम में हैं कि हम जनता को भ्रमित कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे और चुनाव जीत के आ जाएंगे, 400 पार चले जाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पलट के रख देंगे, हम देश की संपत्तियों की जिस तरीके से बेचते आए आगे भी बेच देंगे। तो जनता आपके इन मंसूबों पे कामयाब नहीं होने वाली है। आज अमित शाह जी राजगढ़ में कह रहे थे कि पहले पाकिस्तान से कोई भी आ जाता था, सरहद पार कर लेता था, हमने आने के बाद में रोका। आपने रोका? नरेंद्र मोदी जी को तो रोकते। चुनाव जीतने के बाद उनको क्या जरूरत थी नवाज शरीफ जी के यहाँ मिठाई लेकर जाने की? तो ये दोहरा चरित्र जो आपका है, अगर आपको मुसलमानों के वोट चाहिए तो आपके नेता अजान भी पढ़ लेंगे, परंतु आज ध्रुवीकरण करके मतों को विभाजित करने का जो आप कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मंगल सूत्र की सुरक्षा, मैं कहना चाहूंगा बहुत खेद के साथ में कि एक महिला नरेंद्र मोदी जी के नाम का भी मंगल सूत्र पहन के घूम रही, उनके अधिकारों का संरक्षण कीजिए। ये देश को स्पष्ट कीजिए कि वो उनकी पतनी है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत तरीके से शिवम जी संदेश खाली देता है। मणिपुर में शिवम जी मणिपुर जाने का साहस क्यों नहीं है? मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे हो? मणिपुर संदेश खाली में गलत हुआ। मणिपुर संदेश खाली में आपके नेता भी बोल रहे कि आप एक्शन लेंगे। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने संसद के सामने खड़े होकर मणिपुर गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? जब राजस्थान भारत का हिस्सा मणिपुर जाने का साहस नहीं है। जब आज कर्नाटक में मणिपुर की बात करते हैं, आपकी पार्टी के एक पार्षद की बेटी को दरिंदों के द्वारा, आपके पार्षद की एक बेटी को जिहादियों के द्वारा के घाट उतार दिया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आज तक मेरा साहस नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास, ना स्मृति ईरानी जी के। मणिपुर की बात भी नहीं करेंगे। मणिपुर की बात क्यों नहीं करेंगे? वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया जाना था। वहां पर हिंसा को, चर्चा को अगर भटकाना है तो चिल्लाइए। आपने डालने का काम किया है। आपकी
मानसिकता है। शिवम जी, विवेक जी, शिवम प्लीज जी, प्लीज आप हमारी प्लीज नर्सरी से सीख कर प्लीज ऐसे मत मेरे बोलिए। मेरे और आपसे इस तरीके वरिष्ठ हूं, और आपको सिखाने में मेरा भी सहयोग है, तो भूलिए मत 5 महीने पहले आपकी विचारधारा क्या थी, इस तरीके से अगर बहस करेंगे तो प्लीज विवेक जी, शिवम जी, प्लीज मुझे रोकना होगा। आप दोनों को देखिए बहस में ये क्या है ना, ये शोरगुल में देश के लिए कतई हित कर नहीं है। शिवम विवेक प्लीज प्लीज ऐसे कहना है शोर में तब्दील हो जाएगा, पूरा एजेंडे में नहीं, शोर में मूल मुद्दे पे बात करेंगे। शोर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मेरा इतना कहना है, प्लीज विवेक जी प्लीज, मेरा मानना यह है कि निश्चित तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से हमको किसी भी बहस में बचना चाहिए। मुद्दे की बात है, एक जनरलाइज बात प्राइम मिनिस्टर की ओर से की गई, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम सबको इस तरीके के माध्यमों में, जो सार्वजनिक माध्यम है जहां दर्शकों तक आवाज़ आपकी पहुंच रही है, आप दोनों अपनी जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मेरा मानना है व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। खैर, आपकी बात आ गई। मैं शिवम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। सीट वाइज अब एक चर्चा जनरल परसेप्शन की होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से हाई प्रोफाइल सीट अगर हम पहले चरण की बात करें तो छिंदवाड़ा थी निश्चित तौर पर, हालांकि सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन जिनकी चर्चा ज़्यादा होती है। इस बार भी अगर हम खजुराहो को लेकर बात करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ से आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के तहत आने वाली सीट थी, एकमात्र सीट थी जिस पर समझौता हुआ था। हालांकि ये अलग बात है कि उनके प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया, बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं उनको जो समर्थन है वो उनकी ओर से दिया गया। तो इस सीट का जो समीकरण है, मैं चाह रहा हूं कि उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट आपके पास अब तक वहां की आई है? देखिए, खजुराहो की जनता इन चुनावों में इतिहास बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। वी डी शर्मा जी पूरे देश में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रचंड वोटों से जीत करके आएगी, उनमें से जीत दर्ज करने वाले नेताओं में से एक रहेंगे। वहां पर जिस प्रकार से उनके सामने लड़ने की हिम्मत न तो कांग्रेस पार्टी जुटा पाई, न ही समाजवादी पार्टी जुटा पाई। वह अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कुछ क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता क्या है। उनके वहां से सांसद मात्र बन जाने के कारण हमने देखा कि उस क्षेत्र में उन्होंने एक के बाद एक कितनी विकास की परियोजनाएं लेकर के आए। केन बेतवा जैसी एक महत्वपूर्ण परियोजना को उन्होंने मूर्त रूप दिलवाया। बीना रिफाइनरी का जो एक पूरा एक्सपेंशन हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हम बात कर लें, और इस प्रकार से अनेकों उस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। खजुराहो भी वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर लगातार अपनी ख्याति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बातचीत की जा रही है, उस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर खजुराहो सीट तो अपने आप में इतिहास बनाने जा रहा है। वहां पर अगर 10 लाख वोटों से भी जीत हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी प्रकार का अचंभा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वी डी शर्मा जी ने एक एक वहां के नागरिक के साथ अपना एक पारिवारिक रिश्ता कायम किया और उसके पश्चात चुनाव के रण में उतरे हैं। उन्होंने कभी भी यह चुनाव तो हमारे लिए एक प्रकार से वॉकओवर ही हो गया, जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन वहां से रण छोड़ करके भाग गए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा संबंध जनता के साथ सिर्फ मतों तक सीमित नहीं है, उस क्षेत्र में लगातार वह सक्रियता के साथ लगे हुए हैं, जनभावना के साथ जुड़ रहे हैं, जनता की अस्मिता को समझ रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र से जब वह दोबारा प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आएंगे तो जो चीजें आज जनता उनको बता रही है, जिन जिन विषयों पर जनता उनसे चाहती है कि वह वहां पर उच्च सदन, जो हमारे देश का निचला सदन है संसद का, वहां जाकर के उनके जो अधिकारों की बात है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको रखें और उसके माध्यम से उस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। तो खजुराहो तो इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। मैं विवेक जी से जवाब लूंगा, लेकिन कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जो एक तरीके का सभा मीटर है वो दूसरे चरण में किसने कितनी सभाएं मध्य प्रदेश में की हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं हुई हैं, राहुल गांधी की एक भी सभा दूसरे चरण में सभा मीटर में नहीं नज़र आ रही है। ये खास टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने दर्शकों तक ये पूरी डिटेलिंग पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी 3 सभाएं हुई। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी केवल 1 सभा हो पाई। कुछ जो तैयारी है मुझे लग रहा है कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। प्रियंका गांधी 0 पर हैं और अमित शाह का 1 जो दौरा है वो इस दौरान में हुआ है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दूसरे चरण के दौरान का जो कैंपेनिंग था उसकी बात है। वी डी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी 12 रैलियाँ या सभाएं हम कहें, जीतू पटवारी जो पीसीसी के चीफ हैं उनकी 9 जो सभाएं हैं या कहें कि रोड शो या रैलियाँ हैं उनमें वो शामिल रहे हैं। तो ये जो सभा मीटर है खास तकनीकी के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एकमात्र सीट आपने पूरी कोशिश ये की एक परसेप्शन बनाने की कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन उसका नाम दिया आपने, आप लोग उसके ज़रिए चुनाव मैदान में उतरे, एक सीट पर आपका समझौता भी हुआ,
लेकिन वो समझौता ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले ही एक तरीके से वो कह सकते हैं कि फुस्सी बम साबित हो गया। देखिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ में महापौर चुनाव के समय भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके पूरे उसको दूषित करने का कार्य किया था, सत्ता के लालच में किसी भी तरीके के वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी ने जो किया वो वीडियो पे हम सभी ने देखा। खजुराहो में एक महिला प्रत्याशी नामांकन का फॉर्म अपना जमा करती हैं और उसमें नामांकन फॉर्म में कई जगह साइन करना होता है। एक जगह अगर साइन त्रुटिपूर्वक रह गया था तो पीठासीन अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुधार किया जा सकता था, परंतु ऊपर जो भी दबाव होगा पीठासीन अधिकारी पे उसको स्वीकार नहीं किया गया और हमने फिर हमारे अलायंस में दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे समर्थन दिया है। और निश्चित ही खजुराहो की जो समस्या है, वहाँ की क्षेत्र की जनता लंबे समय से पानी के लिए संघर्ष कर रही है, रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है। बहुत ही पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड का वो इलाका है और उसकी समृद्धि के लिए बार बार उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद भी दिया, परंतु प्रत्याशी जीतते हैं चले जाते हैं, कभी संसद में खजुराहो की समस्या, बुंदेलखंड की समस्या पे कोई भी काम नहीं करते। एयरपोर्ट आ रहे हैं, कागज में रखे हुए हैं और कागज में ही रखे रह जाते हैं, घोषणाएं होती है, मूर्त रूप कभी नहीं ले पाती। क्षेत्र की जनता अपनी परेशानियों से दिन रात संघर्ष करती रहती है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि वहां पे एक महिला को हमारे संगठन ने मौका दिया था, परंतु भाजपा ने वहां पे सत्ता के लालच में नामांकन निरस्त कराने के लिए जो भी दबाव डाला। और ये मत कहिएगा कि स्वतंत्र एजेंसी है, ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र में जो केस दर्ज किया था अजीत पवार जी पे, आज उसको खत्म किया है। तो ये दिखाता है कि एजेंसियों पे भाजपा का दबाव है और दबाव डाल के वो अपने पक्ष में परिणाम लाने के लिए यहाँ पे प्रयास करती है। नहीं, लेकिन ये वाला जो आपका तर्क है वो इसलिए गले नहीं उतरता कि खुद मीरा यादव राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही, उनके जो पति हैं वो भी, उन्होंने चुनाव भी लड़े, 2 बार वो विधायक भी रहे, उसके बावजूद अगर नॉमिनेशन में इस तरीके की गलती हो जाए, भाई ये तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। आप हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा कि प्रत्याशियों की जिम्मेदारी होती है कि नामांकन प्रस्तुत करने से पहले उसको पूरा सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करें, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करें। पर जितनी, अगर मैं समझता हूँ 4% उम्मीदवार की जिम्मेदारी है तो 5% निर्वाचन अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई त्रुटि रह गई है, स्क्रूटनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए था, परंतु निर्वाचन अधिकारी ने वो नहीं दिया है, जिसको लेकर हमने माननीय न्यायालय की शरण में भी गए। इसमें स्पष्टीकरण आ गया था निर्वाचन आयोग की ओर से और उन्होंने ये कहा भी था कि उनको जानकारी दी गई थी। खैर, ये विषय अब इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि जब नॉमिनेशन रद्दी हो गया था, लेकिन क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम है इस वजह से इस बिंदु पर मैं गया था। शर्मा नगेली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ इतनी ही वजह थी जो विवेक बता रहे हैं कि वो एक गलती क्योंकि उनको बताई नहीं गई इसलिए ऐसा हो गया? और मैं चाहूँगा कि खजुराहो में जो गठबंधन की बात थी, अब उन्होंने एक समर्थन दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक के जो एक प्रत्याशी हैं उनको लेकर, तो क्या आपको लगता है कि ये एक मैसेज किस तरीके का निकल के सामने आएगा जब चुनाव नतीजे आ रहे होंगे? मैं उस दिन के बारे में आज आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए माननीय शरद जी, मीरा यादव स्वयं मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी टीकमगढ़ से, और उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है। उनके जो पति हैं दीप नारायण सिंह यादव, उनको भी बहुत अनुभव है और कई बार विधायक रहे वो, और अच्छा खासा उनका अपना कार्यक्षेत्र है। लेकिन वो चुनाव का लड़ने के अनुभव के बावजूद भी यदि उनका नामांकन निरस्त हो जाए तो ये कहीं ना कहीं उनकी क्या दिखाता है? क्या उनकी सक्रियता नहीं है, या उनने मतलब वो एक अपना जो कि उत्साहित रहता है उम्मीदवार, तो उत्साह नहीं था? क्या निराशा का भाव था? लाइटली ले लिया, अगर ये कहें कि लाइटली ले लिया उस विषय को। हाँ, निराशा का भाव था, या उनको जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया तो इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह का अपने बहुत अच्छे से उन्होंने सक्रियता या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बहुत ज़्यादा। देखिए आजकल का समय तो आपके पास तो एडवोकेट्स रहते हैं ना, आपकी सेल है, बीजेपी की मीडिया वकीलों की सेल है, कांग्रेस की है, सपा की भी है, वो लोग नॉमिनेशन आपका पूरा तैयार करते हैं, भरते हैं और फाइल कराते हैं। तो आपने पता नहीं वकील से बात की कि नहीं की, एक तो ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो आपने कहा है, तो एक मेरे मित्र हैं राष्ट्रीय सहारा में अजय तिवारी जी, उन्होंने अभी एक राष्ट्रीय सहारा में रिपोर्ट लिखी जो मेरे को भेजी है कि बुंदेलखंड की रेल लाइन परियोजनाओं की कोई सुध नहीं ले रहा, जिससे कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के मतदाताओं को लाभ होगा, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ सैंक्शन तो पड़ी है लेकिन कोई ध्यान नहीं ले रहा। दूसरा, माननीय BD शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बहुत अच्छे मतदान से चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट हैं
वो हैं तो कैंडिडेट एक गठबंधन के, राजा विजय प्रजापति। लेकिन एक क्या रहता है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, 20 लाख 30 लाख मतदाता, तो आपकी लोकप्रियता की भी हो, आपकी स्वीकारता भी हो, आपको लोग जानते भी हो, आपकी अपनी इतनी एक ऐसी एक छवि भी हो कि जिससे कि लोग आपको मतदान करें। लेकिन अचानक से किसी को टिकट दे दिया जाए, देखिए जो स्टार प्रचारक होते हैं, अभिनेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको तो कहीं से भी लगा लो क्योंकि वो पॉपुलर रहते हैं। लेकिन जो एक पॉपुलर नहीं रहती, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय से पहले टिकट देती है और एक नेता को तैयार करने में बरसों लगते हैं। ऐसा नहीं है, माननीय बी डी शर्मा जी आज के नेता नहीं है, मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं, विद्यार्थी परिषद के समय से वो काम करते चले आ रहे हैं, तब जाके वो राज्यव्यापी नेता बने। और दूसरे लोकसभा रहने वाले मुरैना भिंड के मध्य प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र है, टीकम लोकसभा से वो खजुराहो से चुनाव लड़ रहे, एक चुनाव जीत चुके जिसका कार्य क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र खजुराहो का कटनी में भी पड़ता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अब एक राज्यव्यापी नेता बन चुके हैं। तो ये देखना चाहिए था कि आपको जो टिकट देना है वो कैसे व्यक्ति को देना है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि वो अच्छे मतदान से और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। और आपको अगर याद हो तो वो जो टिकट मीरा यादव को दिया गया था उससे पहले भी जो है टिकट बदल गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा का भी टिकट मांगा था और विधानसभा की बातचीत भी हो गई थी। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का किस तरह का तालमेल और किस तरह की उनके साथ में डायलॉग हुआ है कहना मुश्किल है। लेकिन कम से कम उन्होंने विपक्ष के लिए तो एक जो चुनौती विपक्ष बी डी शर्मा जी को देता, उन्होंने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके के जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को वहाँ पे निकल के सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरा चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दावे बड़े बड़े थे कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाना है, लेकिन वो पहले चरण में नहीं हो पाया, दूसरे चरण में भी नहीं हो पाया। लेकिन अब जबकि और बाकी के 2 चरण और बचे हैं, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें तो उनमें देखना होगा कि क्या कुछ और सामने आता है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो तो 4 तारीख को ही सामने आएंगे। 1 सीट होगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में जल्दी से चाहूँगा कि शिवम जी आप बताएं, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, इनमें से कितनी आपके पास आने वाली हैं 4 तारीख को? देखिए 6 की 6 सीटें इस बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। हमने पहले ही कहा है कि 29 कमल की माला इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश पहनाएगा। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता भी उसी मनोभाव के साथ अपने मताधिकार का उपयोग कर रही है। और एक बार फिर से मैं मध्य प्रदेश की जितनी भी सीटों पर आज मतदान है वहाँ के वासियों से अपील करता हूँ कि आपका एक वोट राष्ट्र के वैभव को उत्कर्ष पर ले जाएगा। आपका एक वोट इस देश से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून लेकर के आएगा। आपका एक वोट इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस हमारे पास लेकर आएगा। और आपका ही एक वोट है जो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति को समाप्त करेगा। तो स्वाभाविक तौर पर वोटर अपने मताधिकार का सकारात्मक उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे आपके अभिवेक जी मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आपका भी जो दावा है वो आ जाए इन 6 सीटों पे। भाजपा के मेरे साथी से ये नहीं प्रश्न पूछना था कितनी सीटें आने वाली, उनसे प्रश्न ये होना चाहिए था कि कितनी सीटें जाने वाली है। निश्चित ही जिस तरीके से राहुल लोधी जी को तो उपचुनाव में जनता ने नकारा, सतना में इनके प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में जनता ने नकारा, और फिर से इन्होंने उम्मीदवार के रूप में उनको लाए हैं। तो जो विधानसभा के चुनाव नहीं जीत पाए उन 2 सीटों पे तो लोकसभा का उनको स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। जो मूल समस्या है, आपको पिछले चुनाव में जो आशीर्वाद दिया था उसके बदले आपने जनता की क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं वो उपलब्धि आपको गिनाना चाहिए। वो भाजपा की बात आगे नहीं गिन रहे। संयम, ओवर टू यू। जरूर, और धन्यवाद